हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की फीचर्स की एंड आज हम करेंगे जो सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, क्योंकि हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम है वो सेक्रेटेरिएट के थ्रू ही होता है। तो इसमें हम पहले करेंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आफ्टर दैट हम करेंगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जो सेक्रेटेरिएट है वो सबसे सेंट्रल की पोजीशन होती है, क्योंकि जितनी भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है वो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के थ्रू होता है एंड इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके हेड क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो जो ऑफिस होता है उस ऑफिस को हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं। सेक्रेटेरिएट जैसे हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली में है जिसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, वेरियस डिपार्टमेंट हैं, इनके सेक्रेटरी हैं, इनका जो भी ऑफिस वर्क है वो सारा का सारा काम उस सेक्रेटेरिएट में ही होता है। तो जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रेटेरिएट है क्या? सेक्रेटेरिएट क्या होता है? इट रेफर्स टू एन ऑफिस which is responsible for the secretarial, clerical and administrative affairs of a legislative body, executive council और international organization। तो सेक्रेटेरिएट एक ऑफिस है। कैसा ऑफिस? जिसमें जितने भी सेक्रेटेरियल वर्क है, जैसे एक मिनिस्ट्री है, हमारे प्रेसिडेंट ही लगा लो, प्राइम मिनिस्टर लगा लो, डिफेंस, कोई भी मिनिस्ट्री लगा लो, उनके जितना भी क्लैरिकल ऑफिशियल वर्क है वो वर्क कहाँ किया जाएगा? सेक्रेटेरियल में ही किया जाएगा। उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, इंप्लीमेंटेशन करनी है, जिस सारा काम सेक्रेटेरियल हाउस में होता है। तो सेक्रेटेरियल जो कौन सा काम करता है? सेक्रेटेरियल। जितने भी क्लैरिकल वर्क है वो भी यहीं पर होंगे एंड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, क्योंकि हमने अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, वो भी जी सेक्रेटेरियल होम में ही किए जाते हैं। तो सेक्रेटेरियल एक ऑफिस होता है जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, मींस पॉलिसी फॉर्मुलेट का काम इसमें ही होता है। हम कहते हैं हमारे कंट्री में पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करते हैं? पॉलिसी फॉर्मुलेट पार्लियामेंट में होती है, लेकिन एक्चुअल में वहां तो जस्ट बिल पास होते हैं। तो उसके बिहाइंड जितना भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन का वर्क है वो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी का काम सेक्रेटेरिएट ही करती है। तो लेजिस्लेटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो हमारे मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आते हैं, उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना वो भी सेक्रेटेरिएट ही करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका भी जितना काम है सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही होता है। तो सेक्रेटेरिएट हाउस हर एक कंट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी वर्क हैं, अगर हम पॉलिसी फॉर्मुलेट से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, वो सारा का सारा काम सेक्रेटेरिएट ही करते हैं। तो सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन के बिना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर सकता है। तो जो हम सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हमारे यूनियन लेवल में इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो पूरी कंट्री के लिए काम करते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो जो सिर्फ मिनिस्टर हैं उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसी ही डिवीजन स्टेट लेवल पर भी की गई है। स्टेट लेवल में भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसको हम कह देते हैं स्टेट सेक्रेटेरिएट, एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो जाते हैं। तो इस तरह यूनियन एंड स्टेट लेवल पर हमने सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की व्यवस्था की है, जिसके थ्रू हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जिस सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग हो गया, अब हम करते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन इंडिया। तो पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट करेंगे, आफ्टर दैट हम करेंगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो क्या है? हम किसको कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट? तो इट रेफर्स टू द conglomeration of various ministries, departments of the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एक ऑफिस है, उन ऑफिस को हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, अगर आप इसकी बिल्डिंग देखते हो, इस बिल्डिंग में जितने भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, इन सब के ऑफिस होते हैं, वो अपना सारा काम इस सेक्रेटेरिएट के थ्रू करते हैं। सेंटर के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के थ्रू होंगे। हम कहते हैं
अगर प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट है वो भी वहीं पर है, तो प्रेसिडेंट के जितने भी काम हैं, प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंडस्ट्री सेक्टर, हर एक सेक्रेटेरिएट है इसी ऑफिस में ही बैठते हैं। तो इस तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट मिलके जो भी सेक्रेटेरिएट, क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारा काम करते हैं। तो जो सेक्रेटेरिएट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्या है, एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी कैसे, मीनिंग जो सारे काम को कोऑर्डिनेट करती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन करती है। तो इसमें जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है इनमें भी कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द यूनियन सब्जेक्ट्स एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो मीनिंग क्या हो गया, जो यूनियन सब्जेक्ट है इसका मीनिंग क्या है, हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सब्जेक्ट है, इनको डिवाइड किया गया है। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है, इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की कर रहे हैं। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कौन से काम करेगी, जो सेंटर के पास आते हैं। सेंटर के पास कौन से सब्जेक्ट हैं, यूनियन सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्मी, नेवी, डिफेंस हो गया। अगर फॉरेन ट्रेड करना है, फॉरेन रिलेशंस डेवलप करने, ये सब कुछ यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो जो यूनियन सब्जेक्ट हैं इनको अगर काम करना है, इसके ऊपर काम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट करती है। तो जो एक नोडल एजेंसी है जो यूनियन सब्जेक्ट है इनका सारा काम करती है एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू काम होगा। तो डिफरेंट मिनिस्ट्री अगर अपना अपने ही काम करेंगे, एक इंडस्ट्री दूसरे के ऊपर तो भी डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर तो भी डिपेंड करता है। फर्दर अगर हम इसकी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सी एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है, सेक्रेटेरिएट ही किया जाता है। तो एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार डिफरेंट काम करती है उसको कोऑर्डिनेट बीचे ही करती हैं, नॉट टू एनी पर्टिकुलर मिनिस्टर। तो जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसके लिए काम ना करके पूरे की पूरी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के लिए काम करती है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अगर हम कहें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसकी होंद हमारी कंट्री में कब आता है, तो अब हम इसकी करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इसको कब इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसकी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं तो ये 18th सेंचुरी की है, जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे। तो रूल करते करते उनको गवर्नर थे, उनको भी हेल्प की जरूरत थी, उनको भी जो एग्जीक्यूटिव वर्क थे वो करने के लिए सेक्रेटरी की जरूरत थी। तो उन्होंने सेक्रेटेरियल होम है इसको इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह हमारी कंट्री में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है जो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो 56 में क्या था, सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया रेफर टू ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल एट फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा फोर्ट था, बहुत बड़ा किला था जिसमें सेक्रेटेरिएट का वर्क किया जाता था। तो उसी फोर्ट विलियम को हम सेक्रेटेरिएट कहते थे, जिसमें गवर्नर जनरल का जितना भी ऑफिस का वर्क था वो ही करते थे। इस तरह 1756 में गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए जो सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स आते हैं जो गवर्नर के लिए काम करते हैं, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करना था वो सेक्रेटेरिएट ही करते थे। तो स्टार्टिंग में इसके काम बहुत कम थे, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का ही था। लेकिन बाद में क्या होता है, चेंजेस आनी स्टार्ट होती हैं। जो सेक्रेटेरिएट है इसके ऊपर वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 18th सेंचुरी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 93 तक था, एंड लॉर्ड वेल्लेस्ली जो 798 से लेकर 1805 तक है, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग द सेक्रेटेरिएट। जो सेक्रेटेरिएट है इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसकी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, कैसे ये आगे भी काम करेंगे। तो इस तरह 18th सेंचुरी में सेक्रेटेरिएट के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये इस तरह काम करना स्टार्ट कर देती हैं। और उसके बाद मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आता है 1919 में, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो
तो इस एक्ट के थ्रू हम जब कह रहे थे हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमको इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, मोंटेगो चैलेंज फॉर रिफॉर्म एक्ट में भी जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट के काम है इनको डिवाइड किया, इसमें फर्दर डिवीजन कर कर हम सेक्रेटेरिएट के वर्क हैं इस वर्क को और इंक्रीज कर देते हैं। तो इस एक्ट में जैसे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट हो जाती है बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे हमने इधर भी किया यूनियन सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही हमारे सब्जेक्ट को डिवाइड किसके थ्रू किया जाता है, 1919 के एक्ट के थ्रू। तो इसमें सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनमें हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया। सब्जेक्ट डिवाइड करने के बाद जो यूनियन थी मींस यूनियन सेक्रेटेरिएट थी वो ऐसे ही काम करता था जो यूनियन लिस्ट में थे, तो जो प्रोविंशियल थे उसमें प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम जो सेक्रेटेरिएट्स हैं बहुत ही लिमिटेड वर्क करते हैं, इनका काम इतना ज्यादा नहीं था, जैसे पहले इस्टेब्लिश किया उसके बाद जो काम करते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, इस टाइम तक वो जो कंपनी के ऑर्डर हैं उसको फॉलो करते थे, फिर इसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब डिवीजन होती है तो इनका रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इनका रोल ओनली एंड ओनली पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन तक नहीं रहता, बल्कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो काम भी कौन करती है, सेक्रेटेरिएट ही करना शुरू कर देती है। इस तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का काम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन टाइम के साथ और काम बढ़ जाता है, जैसे आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 होती है 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है उसके साथ ही इसके काम है 4 गुना इंक्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट का काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसने जितने भी काम है इनको एक्सेलरेट कर दिया, फंक्शनिंग सेक्रेटेरिएट की इंक्रीज होगी, तो इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है सेक्रेटरीज की वो इंक्रीज हो जाती है, अब वो 200 तक हो जाती है, मीनिंग जो सेक्रेटरी हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनके हेल्प के लिए जो असिस्टेंट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, 200 आ जाते हैं। 1919 में जो ओनली 29 थे। जैसे हमने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को इस्टेब्लिश करते हैं, पहले कितने थे, जब गवर्नर की बात करते थे उसके पास 3 सेक्रेटरी डिपार्टमेंट थे, 3 से 4 हो जाते, फिर 7 हो जाते, इस तरह करते करते इंक्रीज होते जाते हैं। अगर हम आज के बात करते हैं तो जब हम 7th पे कमीशन की बात करते हैं उन्होंने क्या 91 सेक्रेटरीज हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के काम करते हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट में इससे भी ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं तो इनके काम बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। इसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है। तो उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, इसके बाद तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के वर्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि उस टाइम हमारी कंडीशन डिफरेंट हो गई थी। उस टाइम क्या होता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इसमें रैपिड एक्सपेंशन आता है, क्योंकि उस टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान हम कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जब डिवीजन होती है डिवीजन के बाद ही बहुत चेंजेस आ जाते हैं, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, इसके साथ ही जो प्रिंसली स्टेट है इनको इंटीग्रेट करना था, इंटरनल सिक्योरिटी है जे प्रॉब्लम थी, एक्सटर्नल एग्रेशन इन जम्मू कश्मीर है वो थी, एंड उसके साथ ही पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, रिफ्यूजी थी, इनको रिहेबिलिटेट करना था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही सेक्रेटेरिएट का वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो इंडिया है, इंडिया में उस टाइम सेक्रेटरीज की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो यूके वापस चले जाते हैं एंड जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले जाते हैं एंड इंडिया में सेक्रेटरीज की प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा इनको रिक्रूट किया जाता है। तो सारा का सारा काम इनके ऊपर आता है और टाइम के साथ इनका काम कम नहीं हो रहा है। आज के टाइम में हम वेलफेयर स्टेट की बात करें तो वेलफेयर स्टेट में सारा का सारा काम कौन कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट ही कर रहा है। तो सेक्रेटेरिएट के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो आज हमने सेशन में सेक्रेटेरिएट क्या होता है इसके बेसिक इंफॉर्मेशन एवोल्यूशन की है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके फंक्शन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।